आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं 24 अकबर रोड की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी उनके बगल में बैठे हुए हैं। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और अजय माकन भी। जनार्दन द्विवेदी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन और देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी, मंच पर उपस्थित अजय माकन जी, मेरे बाईं तरफ बैठे हुए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के सभी साथियों और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। घोषणा पत्रों के बारे में अनेक अनुमान लगाए जाते हैं, तमाम तरह की चर्चा होती है, मीडिया से लेकर सामान्य नागरिक तक सब उसके बारे में सोचते हैं घोषणा पत्र में क्या होगा। आज पता चलेगा कि हमारे 2014 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र क्या है। लेकिन एक बात तो मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र एक अनवरत बहती हुई सरिता की धारा, एक अनवरत बहती हुई सरिता की धारा की तरह है, जो इसका एक क्रम होता है, एक निश्चित विचार होता है, एक निश्चित दृष्टि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ न कहते हुए घोषणा पत्र की प्रक्रिया के बारे में बहुत सी बातें आपने सुनी है। ये घोषणा पत्र कैसे बना, क्या नई प्रक्रिया अपनाई गई, 6 मिनट की फिल्म में घोषणा पत्र अपनी कहानी आपके सामने खुद देगा कि वो कैसे बना है। घोषणा पत्र की प्रक्रिया के बारे में जिस प्रकार से आपकी आवाज उस मैनिफेस्टो में घुसनी चाहिए, और सिर्फ आपकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता की, दलित, आदिवासी, युवा, महिलाएं, सबकी वो नहीं जाती। तो हमने ये प्रोसेस चालू किया है कि देखिए, आस्ते आस्ते ये जो हमारे बंद कमरे हैं, इनको हम खोलना शुरू करें। This process is something that all of us here appreciate. A process that is unique. मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड बनाया है, इस तरीके का बोर्ड, और जिस स्टेट में नहीं है उसमें बनाया है। 4 बरस से मैं रिक्शा चला रहा हूँ और कोई लाभ हुआ नहीं। हमने पिछले 10 साल में जो सरकार चलाई है, हमने कोशिश की है कि गरीबों के नीचे हम एक फर्श डालें। मनरेगा हो,
भवन का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो। हमारी कोशिश रही है कि जो गरीब है उसको ऐसे लगे कि उसके पैर के नीचे एक जमीन है, कि वो उससे नीचे तो ना गिरे। The last manifesto of the Congress Party had women under the category of the weaker section of society. This time I don't want to see that. Excellent. That's one we are going to put in there. सबसे पहले कहना चाहूंगी कि कंप्लीट बैंड ऑफ एसिड रिटेल मार्केट में मिलना ही नहीं। I personally don't think we are going to change this country by using anger or by using hatred. ऐसा कानून लाए कि जैसे सारे प्रदेशों ने किया है तो ये सारे प्रदेश एक ही तरीके का मानदेय हम आंगनवाड़ियों के लिए लागू करें। 50% महिला को हम प्रगति नहीं देंगे, अगर उनको हम शक्ति नहीं देंगे तब तक ना प्रदेश आगे जा सकता है ना देश आगे जा सकता है। At Bodoland, we are having 12.19% of the total population of the state, but from the inception till today, we are giving only 3%. All these councils should be brought under the 6th schedule to the constitution. I believe that the more power we give to the people of our country, the better it is for the country. जो है वो महिलाओं के लिए सेपरेट रहे। मैं चाहता हूं आज से अगर कांग्रेस पार्टी के आप मुख्यमंत्री को देखें, आज से 5, 7, 10 साल बाद 50% महिला। मेरा कहना यह है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लोग को अलग करके फिजिक्स मिनिस्ट्री बनाइए ताकि हमारी योजना हमें सफल होने में मदद हो सके। जोड़ के निवेदन है हम गरीबों को क्या है ना, हमारी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारी मजदूरी नहीं है, कोई बच्चों की सुविधा नहीं है, तो बुरा हाल है। 2009 पे रेट बढ़ा हमारा 40, पहले 25 रुपए था, 25 से 40 रुपए हुआ, अब 40 से अब 2014 हो गई। अब हमारे रेट और कुछ बढ़ा दिए जाए यहाँ पे। अब से हिंदुस्तान कोई का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, बढ़ाई का काम करता है, धोबी का काम करता है। ये ऐसा अधिकार चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है इल्म और डिलीवर करें। कहीं न कहीं अपने दिल में असुरक्षित महसूस करते हैं। सेफ है ना, उनको निकाला जाएगा। Now I request Shri A.K. Antony ji, Chairman of the Manifesto Committee, to say a few words. Respected Congress President, respected Prime Minister, respected Vice President Rahul ji, dear Divedi ji, Shri Makan ji, members of the Congress Working Committee, colleagues in Cabinet, President, CLP leaders and senior members of the Congress Working Committee, colleagues in Cabinet, President, CLP leaders and senior Congress leaders, Seva Organization, Mahila kids, other friends and from the media. Today is a great day for all of us. All these years, all political parties
followed a particular system in preparing the manifesto. Sitting in Delhi, most of the parties used to prepare the manifestos. This time, we have deviated from the past practice. Congress adopted a novel method of preparing. This novel method is only because of the determination by the day onwards, he was the manifesto must reflect, it must truly reflect the voice, aspirations of the Indian people all over the country. And this manifesto must bring out a new vision for India. With this end in view, organized series of consultations all over India. Prime Minister Manmohan Singh ji, Shri K. Anthony ji, Janardhan Dwivedi ji, Ajay Maken ji, senior leaders of the Congress Party, friends, members of the press, I'd like to welcome all of you here today. Some 5 months ago, the Congress Party decided to make its manifesto in a completely different way. We decided that instead of making the manifesto in closed rooms, we were going to take the discussion to the people of India, and we would ask the people of India what they thought. You saw in the movie many interactions with me, but in fact, there were many interactions with the Congress Party, with leaders of the Congress Party, and business, poor people, coolies, laborers, women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that is fully the voice of many interactions with young leaders of the Congress Party, with senior leaders of the Congress Party and the common man, business, poor people, coolies, laborers, women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that we have here is truly the voice of the people of this country. We had a manifesto in 2009, and I'm proud to say that 90% of what we had written in that manifesto has been delivered by the UPA government and the Prime Minister. And we commit to doing exactly the same with the 2014 manifesto. So I'd like to say a little bit about what the Congress Party stands for that is different than our opponents. We believe that for this country to grow, there needs to be a firm partnership between business, between the economic sectors of this country, and between the poor. We believe that you cannot grow this country by neglecting either business or neglecting the poor people. And the best party, the best ideology to do this is the Congress Party. I'd like to say a little bit in Hindi for the people I spoke to. आपके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी और आपने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हमारे कुली भाइयों ने हमें सुझाव दिए, महाराष्ट्र में मच्छी मारों ने हमें सुझाव दिए, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सब ने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी आवाज डाली है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं कि वो जो 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे हैं,
जिनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। मैं आपको वायदा करना चाहता हूं कि जो भी आपने हमें इस मैनिफेस्टो में लिखने को कहा है वो हम आपके लिए पूरा करेंगे। गरीब जनता से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने आपके पैरों के नीचे एक अधिकार का फर्श डाला है। उस फर्श को हम और गहरा करेंगे और मजबूत करेंगे कि आपको भी लगे कि हिंदुस्तान में आपके लिए जगह है, आपकी प्रगति के लिए जगह है। और जो हमारे बिजनेस के लोग हैं जिनकी राय भी इस मैनिफेस्टो में है, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए हम ईज ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको तेजी से प्रगति लाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध है कि वे कुछ बात कहें। Respected Sonia ji, dear Rahul ji, Anthony ji, Dwivedi ji, Ajay Makan ji, members of the Congress Working Committee, President of the State Congress units, brothers and sisters. Today is a unique day when the Congress Party is going to recommit all of us to a new vision, a vision of an inclusive society, a rapidly expanding economy in which growth benefits all sections of our society, and that in the process we generate a lot more new jobs to provide to the young people of our country. Today there is discussion everywhere about who is good at guaranteeing or providing development. Now, development has many models. One hears these days about Gujarat model. One hears about other models. And the Congress model is the model which recognizes that there is a need for an expanding economy to provide lasting solutions to the problems of poverty, but that growth by itself is not sufficient to achieve the solid results of an inclusive growth process. It needs to be backed by adequate concern about education, about health, about the needs of our women, the needs of our scheduled caste, scheduled tribe, and other backward class citizens. People ask, what is the record of the Congress Party? I say the Congress record is visible to everyone who cares to look at it. We provided an agenda for growth. In the NDA period 98-99 to 2003-04, the growth rate average was 6%. In the UPA 1 2004-05 to 2008-09, the growth rate was 8.4%. UPA 2 2009-10 to 12-13, 7.3%. So we have delivered more growth than our opponents claim that they
are capable of delivering. Our farmers are the backbones of our economy. In the NDA period, agricultural growth rate per year was 2.9%. In UPA 1 period, it increased to 3.1%, and in UPA 2 period, it increased to 3.6%. Industrial growth in the NDA period average was 5.5. In the UPA 1 period, it rose to 9.2%, and in UPA 2, it declined, but still it is above the 5.5% growth rate of the NDA period. The average is 6%. Poverty reduction is a major objective of all development planning in a poor country. Between 93-94 to 94-95, the average annual decline in poverty was 0.74%. In the last 10 years of the UPA 1 and 2, the decline rose to 2.18%, and we were able to lift 14 crores people above the poverty line. Investment is a prime necessity if we want to improve the growth rate of the economy. In the NDA period, growth rate was 25.2%. In the UPA 1 period, 35.2%, and in UPA 2, 36.1%. In the UPA 1 period, 35.2%, and in UPA 2, 36.1%. In all respects, the record of the Congress Party UPA in creating opportunities, creating an environment conducive to rapid economic growth has been superior than during the NDA period. Now we come before our people with an agenda of what we plan to do in the next 5 years. And here in this election manifesto of the Congress Party, we have spelled out a vision of inclusive growth, a growth process which touches the lives of all people, particularly those who are poor and below the poverty line. Growth has many dimensions, and I'm glad that the Congress Election Manifesto spells out our strategy for accelerated growth, and I don't think anyone can improve upon the growth process outlined in the election manifesto of the Congress Party. We need more investment. We need more emphasis on job creation. We need a lot more emphasis on agricultural growth. We need a lot more emphasis on education. We need a lot more emphasis on health. And all these are spelled out in great detail in the election manifesto. It's an election manifesto which appeals to the concerns and needs of all sections of our society. It is an election manifesto which seeks to unite all our people behind the Congress Party, behind Sonia Gandhi ji, behind behind Rahul Gandhi ji. So
brothers and sisters, there are attempts to spread disinformation. And this election manifesto will attempt and has attempted to project a picture, a vision of the Congress process of growth, which I would invite you to read carefully. This is an election process promise which covers the needs of all sections of our society, farmers in particular, scheduled castes, scheduled tribes, our women, our children, and in that process, this is a forward-looking document. I invite you to read it carefully. I invite you to endorse it because it responds to the felt needs of the people of our country. Jai Hind. अब कांग्रेस अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष राहुल जी, ए.के. एंटनी जी, द्विवेदी जी, अजय माकन जी, हमारे सहयोगियों और मीडिया के साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस बार के हमारे मैनिफेस्टो को तैयार करते समय एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। देश भर में समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशविरा किया गया। उनके काफी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे अगले कुछ दिनों में। वैसे हमारे सरकारों ने हमेशा देश के आम नागरिक की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा करने का प्रयास किया है। आपने खुद देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का समय एक जबरदस्त आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण का समय रहा। पिछला एक दशक देश के लिए तेज आर्थिक विकास का समय था। ऐसा समय था जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार खुले हैं। ऐसा समय था जिसमें सभी प्रदेशों और पंचायत राज संस्थाओं को बेमिसाल आर्थिक सहायता मिली। ये एक ऐसा समय था जिसमें सांसद द्वारा अनेक दूरगामी और ऐतिहासिक विधेयक पास हुए हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में इन कार्यों और उपलब्धियों की स्पष्ट रूपरेखा थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की है। इसमें हमने सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है, जिससे सबकी सेहत की देखभाल
एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास के अधिकार का भी दावा कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेजी से वापस लाएंगे, जिससे हमारे युवा वर्ग की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी हो। हम सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की भलाई और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई नए कार्यक्रम का संकल्प ले रही है। ये तो सिर्फ कुछ वादों का ही जिक्र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 2014 का चुनाव सिर्फ अच्छे कार्यक्रमों, योजनाओं और आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव देश के उस संवैधानिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए है जिसे हमारे स्वाधीनता सेनानी पूर्वजों ने कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें सौंपा था, और जो संविधान न केवल हमारी अनेकता को स्वीकार करता है बल्कि सम्मान के साथ उस पर गर्व करना भी सिखाता है। इस चुनाव में हम एक रूपता नहीं, एकता के लिए संघर्ष करेंगे। इस चुनाव में हम उस सामाजिक विचार के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों को आपस में लड़ाता नहीं बल्कि भावना के एक तार में जोड़कर रखता है। हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हर स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे, और हम इस चुनाव में एक ऐसे नेतृत्व के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों का सशक्तिकरण करता है और उनकी सामूहिक शक्ति का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्थक उपयोग करता है। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जिसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा कौन सी है, हमारा क्षेत्र क्या है, या हम किस जाति में पैदा हुए हैं। हम ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सेक्युलर है और जहां सिर्फ यह महत्वपूर्ण है कि हम सब भारतवासी हैं। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सिर्फ कुछ चंद लोगों का नहीं बल्कि एक ऐसा भारत जो हम सबका है और उस पर हम सबका बराबर अधिकार है। मित्रों, भले ही दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव घोषणा पत्र एक रस्म हो, उनके लिए यह वोट लेने का एक साधन हो, लेकिन हमारे लिए ये एक पवित्र दस्तावेज है। सिद्धांत जबान से बोलने और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होते, सिद्धांत अपने जीवन और कर्म में अपनाने के लिए होते हैं। कांग्रेस की यही परंपरा है और हमारा यही संकल्प है कि हम इस परंपरा का हर कीमत पर
पालन करेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अब घोषणा पत्र का लोकार्पण होगा। आई रिक्वेस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू रिलीज द मैनिफेस्टो। अब आप लोग थोड़े से अच्छे सवाल करेंगे और उसके बाद सभी लोग दोपहर के लंच के लिए निमंत्रित हैं। अजय माकन जी। अब आप लोग थोड़े से आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उसके बाद सभी लोग प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्री A.K. एंटनी जी, श्री जनार्दन द्विवेदी जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे मीडिया के साथीगण, अभी जब आप प्रश्न पूछेंगे मैं कुछ चीजें ग्राउंड रूल्स के तहत 2-3 बातें मैं सिर्फ कहना चाहूंगा। एक तो स्पष्ट प्रश्न पूछें, केवल वो जिनका नाम लिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग अकोमोडेट हो पाएं। दूसरा, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कृपया करके ना पूछें। और तीसरा, कॉर्डलेस माइक वहां पर हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके पास में उपलब्ध है और जैसे ही मैं नाम लूंगा ये वहां पर आ जाएंगे आपके पास में और आपको माइक देंगे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां पर हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके पास में उपलब्ध है और जैसे ही मैं नाम लूंगा ये वहां पर आ जाएंगे आपके पास में और आपको माइक देंगे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, आप किनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप प्रश्न पूछते समय इसका भी मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे एजेंसीज के लोगों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया में भी हिंदी, इंग्लिश और वर्नाकुलर सब लोगों को हम लोग मौका दें। लेकिन मैं समझता हूं कि आप हमारी इस बात को भी समझेंगे कि 300-350 की संख्या में बहुत ही कम लोगों से हम सवाल पूछवा पाएंगे, लेकिन सवाल आप सबके सब लोग रिपीट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि सबके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो मैं पहला प्रश्न मैं समझता हूं कि हमारे को एजेंसी से शुरू करना चाहिए और अजय कौल पीटीआई से अपना प्रश्न पूछे। जी अजय कौल, ये कॉर्डलेस नहीं चल रहा है। हेलो 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 can I speak? Yes, please go ahead. My question is for the Prime Minister, please. Sir, you just highlighted how your government performed during the last 10 years. But BJP and other parties have been accusing you of being the most corrupt government and they have been attacking you at every level. What is your answer to this? Thank you. The BJP attacked me because the BJP felt that I was a weak Prime Minister and that under their constant criticism I would run away
from the job that the Congress party has entrusted me to do. I think I have proved them wrong, and therefore there is no reason for anyone to believe that the BJP had substance in what it set out to argue. Corruption is an issue in a developing economy. Corruption cannot be wished away, but every effort has to be made to overcome these tendencies which give rise to corruption. The Congress party government has done everything in its power to work out a blueprint, an institutional framework where corruption will be a thing of the past, and I am confident that the next Congress government will be able to overcome whatever tendencies may have been there with regard to dealing with corruption. We will be able to overcome those difficulties, and that there will be a government which would be a government which will answer the urges, the needs, the aspirations of our people. Prasad from Tribune. My question is to the Congress President. Ma'am, the opinion polls give you a very dismal figure of the way Congress is heading in these elections. UP was one area where you got a rich harvest of seats. Is there a way you can replicate? And will the Congress challenge somebody in Banaras? If so, is there a chosen one? If the Congress, Banaras? I don't know. Are you going to challenge the Varanasi seat? If so, is there a chosen one? Most certainly we are going to challenge the Varanasi seat. We still have not decided on the candidate. Why should we not? And as far as the first part of the question is about how confident we are about winning the elections, is that the question? Yes, ma'am. Opinion polls, I frankly must admit I don't have much faith in them because they have been proved wrong again and again. If you remember, in 2004, the Congress was over, the story of the Congress was finished, and we were going to lose badly. Well, the story of the Congress continued. Similarly, in 2009, we were going to lose, but we won. We got a bigger number of seats than in 2004. So this proves that surveys are really not, I mean, we can't sort of go 100% surveys. So I'm quite confident. I'm quite confident that we will do well. Our people are ready to fight. Many have already started the fight, and we will win. Yes. Mishra from Dainik Bhaskar. Go 100% on surveys. So I'm quite confident. I'm quite confident that we will do well. Our people are ready to fight. Many have already started the fight, and we will win. Yes. Amit Mishra from Dainik Bhaskar. हेलो राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं और ये माना जा रहा है कि उनके पक्ष में एक लहर सी है। आप और आपकी पार्टी कितना चैलेंज मानते हैं मोदी जी को? में इसी सेटिंग में यहीं पर सवाल उठा था कि कांग्रेस पार्टी
कि बहुत बुरी पिटाई होने वाली है, और ये सवाल आपने हमसे पूछा था और आपने यहाँ आपके ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में 5 सीटें मिलेंगी। वही एनडीए की वेव थी, वही कांग्रेस पार्टी की पिटाई होने वाली थी जो 2004 में और 2009 में नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा उससे आपको आश्चर्य होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी, जहां तक यूपी की बात, यूपी में हमारा परफॉर्मेंस 2009 जैसा परफॉर्मेंस, रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। अब आप इस बात को माने या ना माने, पिछली बार भी जब मैंने कहा था आपने नहीं मानी थी, चुनाव होगा पता लग जाएगा। जो आपने मोदी जी की बात की है उसमें मैं थोड़ा 2 शब्द बोलना चाहता हूं। मोदी जी जरूर एक इंडिविजुअल हैं, मगर मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा है, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। वो विचारधारा हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली विचारधारा है और उस विचारधारा को हर कांग्रेसी लड़कर हराएगा। Nandita Suneja, Times Now. My question is also to Rahul, Congress Vice President, right here where Amit was, same place. My question is that the primaries is your, beloved experiment, so to speak. But yesterday, your own primary candidate from Baroda has been replaced by Madhusudan Mistry ji to fight Modi. And also a lot of concerns in your own party, though they would not say it on record, about the primaries. One of the biggest criticism is that those who are electing the candidate are not elected members themselves. So on both these, please. The primaries are a very small step. And the step is designed to demonstrate a very simple thing. It is designed to demonstrate that candidate decisions can be successfully taken with the input of large numbers of people. 15 seats in the Congress party have been chosen by approximately 12,000 members of the Congress party. And each one of those 12,000 members has been given a guaranteed right to choose those seats. Now, that is an extremely powerful idea. Every party talks about involving people when they are giving tickets. Nobody actually does it. The Congress party has actually gone and done it. That's the first point. The second point is that it is true that there are shortcomings in every new process. And this process must not be seen as a process, it must be seen as an idea. And the idea is represented here in this discussion as well. The idea is that 500,000 people have their voice in this manifesto. It's the same idea in the primaries, that we need to move away from very few selected people choosing who will represent people in this country. And I think it's a very powerful idea, it will only deepen. No supplement. Let me point that out. Yesterday's decision, the candidate himself felt that as it was a senior member of the opposition, the candidate himself felt that if the party felt that a heavyweight should fight that election, the candidate was giving his place to that person. There was another, you see, the important thing about the primary is the idea that 15 seats have been decided by Congress members, district presidents, block presidents, youth Congress members, NSUI members, Mahila Congress members, etc. That is the important thing.
And that is something that we are going to carry on deepening. There will be issues in 1 or 2 seats, and those are things that, come in any process. Thomas Dominic from Malayalam Manorama. Mr. Gandhi, you have been fighting perceptions for quite some time. The latest has been that you have fallen behind BJP in the campaign front. Your Committee on Alliances has failed miserably in finding out new friends, and you are unlikely to get more seats from Andhra Pradesh or UP or Bengal or even Tamil Nadu, from where you got reasonable number of seats last time. My question is, do you have any game plan as of now in the coming days to make up for the lost time, or are you prepared mentally to sit in the opposition? Well, the current incumbent, the current candidate. You have the BJD, who is not supporting the NDA. You have Mr. Nitish Kumar, who is not supporting the NDA. And there are others too. Sorry? Biju Janata Dal. And there are others too. On the other hand, the Congress party has an alliance with the RLD. It has an alliance with Lalu Yadavji. It has an alliance with JMM. It has an alliance with Sharad Pawarji. So, yes, it is true that we do not have an alliance in Tamil Nadu. And it is true that we do not have an alliance in Bengal. But it is also true that we have an alliance in Jharkhand, in Orissa, with the JMM, and we have an alliance with the RLD in UP, and we have an alliance with Lalu Yadav, which we didn't have. In fact, if you look at the alliances, we are pretty much where we started. And it's the BJP that doesn't have the alliances. That's the fact. Now, the projection is different. The projection in the media is that everybody, all the alliance partners of the Congress party have gone, and BJP is getting large numbers of new alliances. Well, they don't have one in Bihar. They don't have one in Orissa. They don't have one in with one of the major parties in Tamil Nadu. So that's perception. Now, when it comes to perception, I would have to admit that the India Shining campaign was a brilliant campaign. Everybody, including you, was convinced that the BJP was coming to power with 250 seats. And then on the day of the election, the India Shining campaign evaporated. And it was exactly the same in 2009. The BJP has the ability to carry out campaigns like India Shining. The India Shining campaign evaporated. And it was exactly the same in 2009. The BJP has the ability to carry out campaigns like India Shining. And they're doing it right now. We will see what the outcome of this election is on the day the ballots are cast. And I'm pretty confident that just like the balloon of India Shining exploded, this balloon too will explode. Certainly, I have a slight understanding of Uttar Pradesh. And I can tell you, certainly this balloon is going to burst in Uttar Pradesh. 100%. Not 90%, 100%. Javed Ansari from Headlines Today and Aaj Tak. Can I just make one more point about that last question? You see, over the last 10 years, the Congress party has given India the fastest growth rate in its history. At the same time, the Congress party and the UPA have pulled out 14 crore people out of poverty. That's not a small thing. And we've done so on the back of our programs, and we've done so by allowing business to function. It is a fact that due to the global economic situation, we are not where we were in the earlier part of the term. But what one must understand is that the only way India is going to move forward is with a partnership that includes the poor, that includes the dispossessed, and includes business. If you try to construct a government that focuses only on business or focuses only on the poor, you will not take India forward.
And that is the lesson of India shining. That was the problem with India shining. And I speak to my BJP friends and I tell this. It is something that they do not grasp. That the future of India is the poor people in India. The human resources that we keep talking about, they are not rich. They are poor. They are sitting in the villages. They are sitting in the small towns. And those are the people that the Congress party works for. But we also realize that you cannot make those people thrive without unleashing business. So, what are we going to do over the next 5 years? We are going to put in $1 trillion into infrastructure. We are going to put in large amount of money, more money into highways, more money into railways. We're going to construct a manufacturing backbone that is going to give millions and millions of people jobs. But we are not going to forget that the human resources, the future human resources of this country, the people who are going to build this country 10 years from today, 15 years from today, are the people who are living in our villages, the people who are struggling today in our villages, and we are going to give them a floor, as I mentioned, so that they can actually aspire to one day running their own business, to one day becoming powerful business people. That is the India of our dreams. It's fundamentally different than the India of the BJP's dreams. The India of the BJP's dreams, and this is my biggest problem with them. The India of the BJP's dreams is an India where few people run this country. And if one goes in that direction, then large numbers of people will question that idea. My question is both to Mrs. Gandhi as well as Rahul Gandhi. You can choose whoever wants to answer this. Rahul, one of the issues that has been one of the issues that Mr. Rahul Gandhi has talked about very vociferously is the problem of tackling corruption. You even wanted to ordinance which sought to repeal the which sought to amend the People's Representation Act, and then you go and give Mr. Ashok Chavan, who's been charge sheeted, a ticket. I mean, doesn't this fly in the face of everything that you've been talking about? May I answer the question? With great pleasure, ma'am. Well, the decision of giving Ashok Chavan a ticket has been taken by the CEC. And as far as we know, Mr. Ashok Chavan is not barred from contesting election by any law or by the Election Commission. Yeah. Sanjay Jha from the Telegraph. Rahul ji, I have a question for you. The Prime Minister said that Narendra Modi as the Prime Minister of India will be disastrous for the nation. Do you agree with that assessment, and why? The Prime Minister is a very wise man, and on most issues I bow to his wisdom, and I tend to support what he says. I think the issue here is not an individual. We like to discuss individuals, but the issue here is an ideology. And it's an ideology that is basically questioning the fundamentals of what this country stands for. It is basically questioning the idea of this country. And that is why I am against it. Individuals, yes, you can have a personal like or dislike. But the real issue is the dangers represented by the ideology. बहुत सारे लोग और सवाल पूछना चाहते हैं. हमारी कोशिश होगी कि फिर कभी ऐसा मौका हम लोग आयोजन करें. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. एक्चुअली हिंदी में पूछ लेना चाहिए इसको माइक लेकर. तकरीबन 6 सवालों के जवाब दिए गए हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से अशोक चव्हाण को टिकट देने पर जब सवाल किया गया तो सोनिया गांधी ने कहा कि टिकट देने का फैसला चुनाव समिति का था. वहीं नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है और साथ ही ये भी कहे कि जिस तरह से
जो सर्वे दिखाते थे 2004 और 2009 में, उसका जो हश्र हुआ, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और सर्वे जिस तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे साबित होंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, आपकी आवाज हमारा संकल्प, कैसे देखा जाए? आपकी आवाज हमारा संकल्प राहुल गांधी ने दूसरे तरीके से करने की कोशिश की है। पहले घोषणा पत्र बंद कमरों में बना करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने आम जनता को अप्रोच किया, उनके साथ कम्युनिकेशन किया, बातचीत की, उसके बाद वो इस घोषणा पत्र को लेकर आए हैं। तो कुछ नया दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, कुछ नए ढंग से बात करने की कोशिश की है। ऐसा कर मोदी को भी काउंटर करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी आते हैं हेलीकॉप्टर से, भाषण देते हैं, उड़ के चले जाते हैं, वो जनता से किसी तरह का कोई संवाद नहीं रखते। तो राहुल गांधी ने ये संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे निकल कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। उनको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी कोई इतना बड़ा फैक्टर है जो फैक्टर इन चुनावों के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस को साफ कर देगा। राहुल गांधी ने यहां तक दावा किया कि नरेंद्र मोदी के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, बहुत जल्दी ये बैलून फट जाएगा, और कम से कम उत्तर प्रदेश में 100%, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। तो जाहिर सी बात है, जो कैलकुलेशन राहुल गांधी ने किए होंगे, उनकी बैकरूम टीम ने किए होंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बटे हैं, जिस तरह से पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राहुल गांधी का नजर आ रहा है, सोनिया गांधी का नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है, क्योंकि आज कहीं किसी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और यूपी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा और 2009 जितनी ही सीटें, यानी कि 21 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को 2009 में, लेकिन विधानसभा चुनावों में 28 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। लेकिन अनुज गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी की विचारधारा को बांटने वाली विचारधारा करार दिया है, सीधा सीधा हमला, और काफी विस्तार से जब नरेंद्र मोदी का सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, ये तो विचारधारा की ये लड़ाई है तो काफी दशकों पुरानी है। मैं तो ये मानता हूं कि पिछले 20-25 सालों से ही भारत में जो वैचारिक संघर्ष है वो वामपंथियों के तरफ नहीं, बल्कि इस समय नेहरू परिवार और संघ इनके बीच है, और चुनाव भी उसी के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है। और यहाँ पर घोषणा पत्र की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दीपक जी। अगर हम 2009 को याद करें तो उस वक्त नारा था आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम के साथ बुलंद, और इस बार नारा भी बदल गया है और साथ ही चेहरा भी बदल गया है। पहले सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चेहरा था घोषणा पत्र में, और इस बार सबसे ज्यादा फोकस और सबसे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी की ही है। जाहिर सी बात है, एक पूरा का पूरा अगर ये कहा जाए कि एक जनरेशन शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस के अंदर, ये गलत नहीं होगा। जितना भी काम हुआ है, चाहे वो मैनिफेस्टो हो, चाहे वो सीईसी हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री को टिकट्स के लिए इंचार्ज बनाया जाना हो, ये जितने भी फैसले हैं तमाम फैसले राहुल गांधी ने किए हैं। राहुल गांधी की छाप साफ दिख रही है। सोनिया गांधी की टीम अब वही करती है जो राहुल गांधी उनको करने के लिए कहते हैं। उनके पास इंडिपेंडेंट पावर उस तरह से नहीं बचे हैं जिस तरह से सोनिया गांधी के जमाने में होते थे। तो एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस के अंदर, और वो साफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दिखाई दिया, क्योंकि राहुल मुझे लगता है कि सोनिया से ज्यादा बार बोले, और सोनिया ने जो कहा वो उन सवालों के जवाब दिए जिसमें राहुल फंसना नहीं चाहते थे। जैसे मैं अशोक चव्हाण की बात करूं, अगर अशोक चव्हाण पर राहुल गांधी कुछ भी मुंह खोलते तो अशोक चव्हाण और राहुल गांधी ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन सकता था, लेकिन सोनिया गांधी ने बेहद ही चतुराई से उस सवाल को अपने हाथ में लिया, बड़े अच्छे से हैंडल किया। ये कहा कि ये फैसला सीईसी का है, चुनाव समिति का है, और वाकई ये सच है कि उनके ऊपर घोटाले के आरोप भले से लगे हों, लेकिन अभी चुनाव लड़ना उनका प्रतिबंधित नहीं है। तो सवाल तो खड़े करता है कांग्रेस के टिकट देने के आचरण पर, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से आगे आके राहुल गांधी का बचाव किया, वो भी ये दिखाता है कि कांग्रेस इन तमाम सवालों के लिए, इन तमाम जवाबों के लिए बेहद प्रिपेयर्ड होकर आई थी। और कांग्रेस सवाल ले लिए जाए, लेकिन तब तक सभी लोग वहां से जा चुके थे। लेकिन दीपक जी, एक और सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब राहुल गांधी काफी ज्यादा एग्रेसिव, और अब जितने भी सवाल उनके सामने आते हैं उनकी कोशिश होती है कि सटीक पत्रकारों के सवालों के जवाब दे, जो आज के 6 महीने तक अगर हम देखें तो इस तरह से शायद वो तैयार नहीं नजर आते थे। देखिए, तैयारी तो उन्होंने कर ली है, और जब चीजों को आदमी कंट्रोल में ले लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, तो ऑब्वियसली
उसके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जाकर वो चीजें बस जाती हैं। उन आर्ग्यूमेंट पर वो विचार करता है, उन आर्ग्यूमेंट्स पर वो डिस्कशन करता है और ऐसे में पत्रकारों के सवालों के जवाब देना आसान हो जाता है। जब आप चीजों से जुड़े ही नहीं, जब आप चीजों से अलग रहें, जब आप चीजें उस ढंग से नहीं करें जिस ढंग से पार्टी कर रही है। लेकिन अब बात उल्टी हो गई है, अब चीजें राहुल गांधी के हिसाब से हो रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, सवालों के जवाब देना आसान हो जाता है। जब आप चीजों से जुड़े ही नहीं, जब आप चीजों से अलग रहें, जब आप चीजें उस ढंग से नहीं करें जिस ढंग से पार्टी कर रही है। लेकिन अब बात उल्टी हो गई है, अब चीजें राहुल गांधी के हिसाब से हो रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के आइडियोलॉजिकल लॉजिकल एंड तक ले जाना हो, चाहे मैनिफेस्टो को अलग ढंग से बनाना हो, चाहे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो, चाहे टिकट के बंटवारे हो, इन तमाम चीजों में राहुल गांधी की छाप दिखती है। तो उसी तरह आज कम से कम थोड़ी ही देर के लिए लेकिन राहुल गांधी कन्विंसिंग नजर आए। लेकिन चित्रा, एक सवाल मैं यहाँ पर जरूर उठाऊंगा कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स का नाम नहीं आया जिस शख्स ने बिल्कुल टेलीविजन चैनल के अंदर आजकल अपने स्थान को लेकर, अपने बयानों को लेकर एक अलग जगह बना रखी है, वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे काम किए जिससे हमको उनको सीखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सवाल अरविंद केजरीवाल पर इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ। क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि केजरीवाल का फोकस चूंकि इस वक्त मोदी पर है तो उन्हें छोड़ दिया गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, किसी न किसी के दिमाग में सवाल जरूर होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत से ज्यादा छोटी थी, लगभग आधे घंटे का वक्त दिया गया, उसमें 6-7 सवाल से ज्यादा नहीं लिए जा सकते थे। लेकिन बड़ा दिलचस्प होता राहुल गांधी के मुंह से सुनना, सोनिया गांधी के मुंह से सुनना, प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना कि केजरीवाल की AK-49 पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल 39 दिन की पॉलिटिक्स, जब वो अपना सत्ता छोड़कर भाग गए थे, उसके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं और आखिरकार ऐसा क्या था कि कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था सरकार बनाने के लिए। और वो भी तब जब बार बार पानी पी कर केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी लगातार बने हुए, दीपक जी भी स्टूडियो में मौजूद है। चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मोदी जी जरूर एक इंडिविजुअल है, मगर मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा है, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। वो विचारधारा हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली विचारधारा है और उस विचारधारा को हर कांग्रेसी लड़कर हराएगा। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। अनुज गुप्ता जी, तकरीबन 6 सवालों में से 3 सवालों के जवाब राहुल गांधी ने ही दिए हैं, लेकिन विचारधारा बांटने वाली है नरेंद्र मोदी को, ये कहकर क्या बताना चाह रहे थे? यही वो विषय है जिसके नाम पर चुनाव के बाद भी भाजपा विरोधी या मैं कहूं कि मोदी विरोधी शक्तियों को, सांसदों को, दलों को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है यदि त्रिशंकु लोकसभा फिर से लगातार 6वीं बार बनती है तो। और दीपक जी, गठबंधन का सवाल जब उनके सामने आया तो राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग, मीडिया बार बार दिखा रहा है कि कई ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी हर राज्यों में उसके साथ गठबंधन है। इसका भी जवाब बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने दिया। उन्होंने बेबाकी के साथ दिया, लेकिन उनके फैक्चुअल कुछ गलतियां थी। फैक्चुअल गलती उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि बिहार में उनका कोई अलायंस नहीं है, जबकि बिहार में उनका 2 छोटी पार्टी से अलायंस है। रामविलास पासवान जो जिनके साथ खुद कांग्रेस अलायंस करना चाहती थी, वो अब एनडीए के साथ चले गए हैं, जो उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में उन्होंने एडीएमके और डीएमके किसी से भी अलायंस नहीं किया है, इसको भी फैक्टर में करना होगा। लेकिन तमिलनाडु की कई छोटी पार्टियों के साथ अलायंस बीजेपी कर चुकी है और तमिलनाडु में उसने एक जगह बनाने की बात कही है। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो कई तरह की बातचीत और कई तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं। देखना ये होगा कि वहां पर बीजेपी सक्सीड हो पाती है अपनी रणनीति में या कांग्रेस सक्सीड हो पाती है राज्य के बंटवारे के बाद में, क्योंकि वही एक जगह थी जिससे कांग्रेस ने 2009 में सत्ता पाई थी और अगर उसे 2014 में सत्ता पानी है तो इन जगहों पर खासा ध्यान रखना होगा। यही राहुल गांधी की चिंता के कारण है। और शायद अलायंस की जब बात आई तो उन्होंने आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो केएसआर की पार्टी है वो साफ संकेत दे चुकी है कि वो किसी भी तरह से मर्जर कांग्रेस के अंदर
नहीं करेगी। यही बात है ना भाई जी। इस समय तो गठबंधन भी खतरे में लगता है केसीआर की पार्टी का। केसीआर की पार्टी का गठबंधन भी खतरे में लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर गठबंधनों की बात करी जाए तो बीजेपी इस वक्त कांग्रेस से आगे है। बिल्कुल, तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद मान रही थी कांग्रेस पार्टी की शायद उसे ज्यादा फायदा हो, लेकिन नुकसान होता हुआ ही यहां आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है। वक्त की कमी है, इस वजह से बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका और अनुज जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नए नारे के साथ घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये घोषणा पत्र कितना फायदा पहुंचाएगा इसका जवाब मई में मिल जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक।